तो जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार खस समाज को लेकर आपके लिए नई जानकारी लेकर आया हूँ। इस बार का विषय है कि उत्तराखंड हिमालय में खस कहाँ से आए थे। जब तक मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ तब तक आप लोग हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछली कड़ी में मैंने बताया था कि उत्तराखंड में छट्टियों को खसिया क्यों कहा जाता है, और इस बार आपको बता रहा हूं कि ये खसिया यानी खस लोग उत्तराखंड हिमालय में कहां से आए थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रोचक जानकारी दे रहा हूं कि बाबा भोलेनाथ की नगरी जो काशी है, काशी बनारस जिसको कहते हैं, बनारस भी कहते हैं, वहां से भी खसों की यश गाथा जुड़ी रही है। और माना जाता है कि काशी शब्द वास्तव में खस शब्द ही निकला है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबरार चारण भी अपनी पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास भाग 2 में लिखते हैं कि पूर्व की ओर काशी, कुशस्थल, कुशीनगर का संबंध संभवतः प्राचीन खस, कश, कुश जाति से ही था। वैसे भारतीय पुरातन साहित्य जो है हमारा, उसमें भी खस शब्द का बहुत उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मिलता है, विभिन्न हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसका मिलता है। और लिपि के तौर पर जो इसको लिखा गया वो खस या खश या खश या कश, कुश आदि रूप में इसको लिखा गया है। कहा जाता है कि खस जो है वैदिक भाषा का ही शब्द है और इसका अर्थ मुख्य या विशिष्ट, शिष्ट, राजा, प्रतिष्ठित जैसे होना प्रतीत होता है। इसके अलावा हम सभी प्रतिदिन एक शब्द खास का प्रयोग करते हैं। वह आम व्यक्ति है या जैसे या खास व्यक्ति है, ये जो खास शब्द है उसका अर्थ विशेष होता है और यह फारसी का शब्द है। विद्वानों का मानना है कि खसों ने पारस के आर्यों को हराकर वहां अपना राज्य स्थापित किया होगा और अपनी राजसभा को खास नाम दिया होगा। लगभग 4000 साल पहले उन्होंने बेबीलोन पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और वहां उन्होंने काफी, कहते हैं कि क्रूरता से भी शासन किया था। आप भी अक्सर सोचते होंगे कि आखिर ये खस कौन थे और कहां से आए थे। तथ्य यह बताते हैं कि वास्तव में खस वैदिक आर्यों के सगे बांधव थे। दोनों ही एक हैं और मूलतः दोनों की भाषा व संस्कृति भी एक जैसी ही थी, किंतु अपने प्रसार काल में दोनों यह जातियां लंबे समय तक अलग अलग इलाकों से बढ़ती रही और एशिया तथा यूरोप के अनेक भूभागों को ये में अपने उपस्थिति दर्ज कराती रही। और इस दीर्घकाल में एक दूसरे थे जो पृथक और ये अलग से रहे, उससे इनके पारस्परिक संपर्क भी नहीं हुआ और इससे इनमें सांस्कृतिक दृष्टि से थोड़ा बहुत अंतर आ गया था। इसलिए खसों को आर्यों से अलग कहा जाता है। लेकिन दोनों एक ही मूल स्थान से निकले थे और दोनों की भाषाएं भी लगभग एक जैसी थी। इसलिए यह तथ्य सामने आए हैं कि दोनों ही महान और विराट आर्य समाज का हिस्सा थे। प्रसिद्ध विद्वान डी शर्मा अपनी पुस्तक हिमालय के खस एक ऐतिहासिक व एवं सांस्कृतिक विश्लेषण में लिखते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब खस शब्द हौबा हुआ करता था। यह खस जाति इतनी वीर, लड़ाकू, राज प्रबंध में दक्ष, परिश्रमी, व्यवहार कुशल तथा संतुलित विचारधारा की थी कि जिधर को भी यह मुड़ी उधर ही विजय लक्ष्मी सुख संपत्ति ने इनके चरणों को छू लिया था। जहां जहां ये बसे उसे इन्होंने अपने अर्थक परिश्रम से स्वर्ग का कोना सा बना दिया था। जहां जहां ये बसे उस स्थान को अपने नाम की मुहर लगाकर आगे बढ़े। बहालीक में कासगढ़ इनकी राजधानी थी। इसे अब खसगढ़ कहते हैं, जो अब कासगढ़ हो गया है और ये चीन में है आजकल जो कासगढ़ है। और तब पूरा मध्य हिमालय खसगढ़ कहलाता था। तो
ये जहाँ से भी खसों से जुड़े वहाँ खस शब्द कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मिलते हैं। दोस्तों, आपने मध्य एशिया के कैस्पियन सागर का नाम तो सुना ही होगा। अब आप एटलस निकाल कर देख सकते हैं कि मध्य एशिया के इस सागर के पास ही एक काकेशस पर्वत श्रृंखला भी है, जो कि यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। वहाँ ब्लैक सागर और कैस्पियन सागर के बीच जो यह कॉकस क्षेत्र की है, वहाँ पर एक नदी भी है और खसों को लेकर माना जाता है कि वो इसी पर्वत श्रृंखला के मूल निवासी थे और वहाँ से ईरान, अफगानिस्तान होकर हिंदकुश पार करके भारत आए। डॉक्टर शिव प्रसाद चारण अपनी पुस्तक उत्तराखंड के पशुचारक व उत्तराखंड का इतिहास में लिखते हैं कि अफगानिस्तान के पठार को पार करके वे काशगर, चित्राल, कश्मीर में प्रवेश कर गए। उनकी एक शाखा हिमालय की ओर चली गई, जबकि दूसरी शाखा पंजाब के मैदानों से होकर गंगा यमुना के मैदानों से पहुंचकर बंगाल तक जा पहुंची। कुछ लोग ऐसे खसों को भारतीय मूल का भी मानते हैं, लेकिन तथ्य जो है इसके पक्ष में नहीं आते हैं। पश्चिम के कई विद्वानों कून, ट्रेल, ग्रियर्सन आदि ने खस जाति को कस्सी या कसायत जाति से विकसित माना है और इनका मूल स्थान जो है मध्य एशिया माना है, वही कैस्पियन सागर के आसपास। और इसी कस्सी जाति और कसायत से ही जो है कैस्पियन सागर का नाम पड़ा, जिसे अरबी में बहरे खस यानी खस सागर कहा जाता है। कस्सी जाति के लोग काकेशस के पर्वतीय लोग थे और उन्होंने अपना प्रसार विश्व भर में किया, वो पहाड़ों में ही बनाए रखा। तब खसों की अपनी एक भाषा भी थी, लिपि भी थी। खस जो है एशिया तथा यूरोप का एक महत्वपूर्ण मानव समूह रहा है। यह भी माना जाता है कि आर्यों की ही यह एक शाखा थी, जो कि वैदिक आर्यों से कुछ पहले हिमालय और भारत की घाटी में पहुंच चुके थे। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में भी खसों का जिक्र है और इन दोनों पुराणों में खसों को प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी खसा की संतान बताया गया है और उनका मूल स्थान शक्द्वीप माना गया है। इतिहासकारों ने इस शक्द्वीप की पहचान जो है कैस्पियन सागर के निकट सिस्तान यानी कोई शक स्थान है उसको माना है। इस तरह खस और आर्य जो है एक ही कुल के माने जाते हैं, इसके भी प्रमाण मिले हैं। उनकी एक ही भाषा थी। ऐतिहासिक जो है भाषिक अनुसंधान से भी स्पष्ट हो गया कि खसों अथवा कस्सों की कसायत भाषा व वैदिक आर्यों की जो वैदिक संस्कृति थी वो सहोदर बहनें हैं। संस्कृत के विद्वान ऋषि पाणिनि, वात्स्यायन, पतंजलि आदि ने संस्कृत की जिस विभाषा को उदीचाम कहा वह खसों की भाषा थी। तो इस तरह से खस जो है पूरी यात्रा करके कास्पियन सागर से होकर हिमालय की तरफ आगे बढ़े। हिमालय में पहुंचने पर खसों का जो है नागों, कोलों और किरातों से संघर्ष हुआ था और इनको पराजित करने के बाद खसों ने वहां पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। बाद में जब मैदानों से भी आर्य वहां पहुंचे तो खस और आर्यों में फिर सांस्कृतिक और पारिवारिक, रक्त बेटी के आदि सब संबंध स्थापित हुए और दोनों एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए कि आज दोनों को पहचान पाना या दोनों में भेद कर पाना बहुत मुश्किल है। हाजनी के अनुसार कश या कस जाति के लोगों ने 2000 साल पहले ईसा से 500 वर्षों तक राज किया था और इस पीर जाति ने ईसा से पूर्व जो है एशिया तथा यूरोप के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था और
यह भी कहा जाता है कि एक आर्यवीर एक हाथ में शस्त्र व दूसरे हाथ में शास्त्र लेकर विजय अभियान की घोषणा करता है, उसी तरह खशवीर एक हाथ में खड़क व प्रक्षेपणी तथा दूसरे हाथ में हल लेकर अपने विजय अभियान में निकलता था। अपने इसी रूप में ये लोग हिमालय के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक विजय अभियानों का संचालन करते रहे थे। किन्सन का मानना है कि जब उत्तरी भारत के मैदानों में आर्य जाति का प्रसार हुआ तो वहां पर बसे खस जाति के लोगों को हिमालय तथा विंध्याचल के पर्वत क्षेत्रों में शरण लेनी पड़ी थी। विंध्याचल व बीकानेर में अब तक खस जाति के लोग मिल जाते हैं, जो अब मुस्लिम बन गए हैं और उनको खोसा कहलाते हैं। ये खोसा जाति के लोग सिंध एवं बलूचिस्तान में भी मिलते हैं और भारतवर्ष के कई क्षेत्रों में खस जाति के लोग विभिन्न समुदायों में अभी भी पाए जाते हैं। जो मैदानी शाखा निकली थी खसों की, ये वही लोग हैं। हालांकि हम बात सिर्फ हिमालयी खसों की कर रहे हैं, लेकिन दूसरे इलाकों में भी खसों का पाया जाना इस बात का सबूत है कि खसों की एक धारा मैदानों की तरफ भी। तो इस तरह कैस्पियन सागर के इलाके से निकलकर ये खस लोग भारत में प्रवेश कर गए थे और वहाँ से कश्मीर, जम्मू की पहाड़ियों में कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, गढ़वाल, कुमाऊं और से लेकर आगे नेपाल से लेकर पूर्वोत्तर में पहुँच गए थे और इस तरह इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य यहाँ विकसित किया था। एक अन्य विद्वान शेरिंग कहते हैं कि खस जाति के विषय में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि यह भारत के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। कहीं ये बौद्ध हैं तो कहीं मुस्लिम और कहीं हिंदू। तो यह थी खसों की उत्तराखंड हिमालय तक पहुंचने की कहानी। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिमालय, जय भारत। नई कड़ी के साथ आपके साथ जल्दी ही पेश होऊंगा आपके सामने। धन्यवाद।